नमस्कार अनियम एंड वेलकम टू दिस चैनल। यहाँ पे हम फिजिक्स का हर कंसेप्ट का लेक्चर यहाँ पे अपलोड करते हैं। जैसे कि आपका हो गया हायर फिजिक्स लेवल का, जैसे कि एमएससी लेवल का, बीएससी लेवल का ये फिजिक्स कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपलोड होता है। तो आज चलिए एक नया ही सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि है सेमिस्टर 1 बीएससी का, जो क्लासिकल मैकेनिक्स पेपर का है, यूनिट 1 चैप्टर 1 रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स में क्या है? बेसिकली रोटेशनल डायनामिक्स we will discuss about the center of mass frame, laboratory frame, center of mass and laboratory coordinates, rotation about a fixed axis, concept of moment of inertia, theorems on moment of inertia, expression for moment of inertia in different objects such as rectangular, cylindrical and spherical bodies, kinetic energy of rotation, motion involving both translation and rotation, idea of torque and angular momentum and their relation, principle of conservation of angular momentum, Raoult's law, Euler's equation of rigid body motion, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील एटसेट्रा। बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि हो गया सेंटर ऑफ मास, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपकी एंट्रेंस में आता है। बेसिकली देखिए इस चैनल पे हम बेसिकली जैसे कि सीपीटी एंट्रेंस हो गया, सीयूटी एंट्रेंस हो गया, आईआईटी जाम एंट्रेंस हो गया और सीएसआर नेट एंट्रेंस हो गया, उस मतलब उस एग्ज़ाम्स के रिलेटेड कॉन्सेप्ट को ही पढ़ेंगे हम। ज़्यादातर बेसिकली आपके मतलब एग्ज़ाम पर फोकस कम करेंगे, सेमेस्टर एग्ज़ाम पर, लेकिन एंट्रेंस भी ज़्यादा फोकस करेंगे। और साथ ही साथ अगर हो सके तो हम कुछ डेरिवेशन जैसे कि आपके एग्ज़ाम में आता है, जो लॉन्ग लॉन्ग टाइप का डेरिवेशन होता है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन इसके अलावा हम एंट्रेंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ये जैसे कि ये शॉर्ट नोट्स पे आ सकता है एग्ज़ाम। जैसे कि मैंने फर्स्ट ईयर में जब फर्स्ट सेमेस्टर में था तो सेंटर ऑफ व्हाट इज सेंटर ऑफ मास फ्रेम पूछा था, तो आपका ये शॉर्ट टाइप पे आ सकता है। जैसे इस कॉन्सेप्ट में देखिए, रोटेशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी एक लॉन्ग शॉर्ट टाइप होता है। ये देखिए आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके कोई भी एंट्रेंस पे आप जाओ, जैसे कि सीपीटी सीयूटी पे आप जाओ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है। लेकिन आप आईआईटी जाम जाओ, से आईआईटी जाम एंट्रेंस देने जाओ, से सर नेट एग्जाम देने जाओ, इसका एप्लीकेशन पड़ता है, जो कि हमारा हो गया। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। फिर देखिए फिर हमारा इम्पोर्टेंट है, ये देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ये इम्पोर्टेंट है एंट्रेंस के लिए। फिर आ गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राउथ्स लॉ, यूलर इक्वेशन ऑफ रिजिड बॉडी मोशन। ये जो मैंने आपको 4 टॉपिक बताए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राउथ्स लॉ, यूलर इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास ये तो हो गया हमारा एंट्रेंस पे कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम हमारा एग्जाम, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हो गया, उसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा, उसमें कैसे पढ़ते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है इस चैप्टर से, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब रोटेशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस, ये एक हो सकता है। और फिर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील, एक लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग टाइप हो सकता है, ठीक है। ये दोनों और एक हो सकता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये तीनों हो सकते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इन तीनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रोटेशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील, ओके। तो चलिए अब सेंटर ऑफ मास किसको बोलते हैं, देखिए आप इस फिगर में देख रहे होंगे। जैसे कि ये जो फिगर है, सेंटर ऑफ मास इसका कौन सा होगा, जो भी पॉइंट इस सभी जो भी पॉइंट, यहाँ पे सपोज एक पॉइंट है, अगर ये पॉइंट इस सभी मास के इक्वल है, अगर हम इस पॉइंट से पकड़ेंगे, अगर ये जो कर्व है वो अगर बैलेंस हो रहा है इस पॉइंट से, तो उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास पॉइंट। चलिए अच्छी तरह से इसको हम जानते हैं। देखिए क्या बोला है, इफ यू कंसीडर पार्टिकल्स ऑफ आर कलेक्शन ऑफ पार्टिकल व्हिच मे बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, देन इफ द सिस्टम इज एक्टेड बाय external forces, then the center of mass is defined by the point where all the mass seem to be concentrated at the point such that the total external forces act on the center of mass। तो देखिए सेंटर ऑफ मास का अर्थ है क्या बोला है यहाँ पे, जो देखिए सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वो सिस्टम का सभी
मास कॉन्सेंट्रेटेड होके रहता है। मतलब ये एक बॉडी है, सर्कुलर बॉडी है, तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास। इस पे क्या होगा, सभी जो भी मॉलिक्यूल्स है, जो भी एटम्स है, उसका सभी लोगों का मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा अर्थ अगर हम इस पॉइंट से पकड़ के उसको उसको मतलब पकड़ के कहीं पे ले जाएं तो ये आसानी से मूव करेगा। अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास को नहीं पकड़ के ले जाएं तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पॉइंट ही एक पॉइंट है जहाँ पे वो वस्तु बैलेंस होता है। अगर उसको उस पॉइंट पे हम उंगली रख दिए और उसको ऊपर उंगली के ऊपर रखे तो वो वस्तु उंगली के ऊपर आसानी से रह जाएगा, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है। ठीक है, होप कि आप इसको समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पे एक डेरिवेशन है। डेरिवेशन में क्या है, हम मास लेंगे m1 m2 m3, कब तक mi तक लेंगे। आई नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो आई नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए mi मास लेते हैं। m1 m2 m3 ऐसे करके mi पार्टिकल के लिए mi मास लेते हैं। तो देखिए इस फिगर में ri क्या है, पोजीशन वेक्टर है। देखिए mi पार्टिकल के लिए मास हो गया mi और उसके लिए पोजीशन वेक्टर हो गया ri। पोजीशन वेक्टर आप पूछेंगे पोजीशन वेक्टर क्या है। पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं है, वो बॉडी यहाँ पे बॉडी एक है तो उसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा वही पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। देखिए RCM, तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, समेशन ऑफ MI RI सभी समेशन ऑफ MI RI डिवाइडेड बाय MI टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, टोटल मास इंटू पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ टोटल मास। ओके, और टोटल मास नॉट समेशन, ओनली टोटल मास। तो आपको क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये दोनों है आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ पे जैसे और कुछ मतलब एडवांस दिया है, जैसे कि XCM YCM ZCM समेशन ऑफ MI XI बाय कैपिटल M। यहाँ पे देखिए कैपिटल M क्या है, कैपिटल M है ये है M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 MI तक है कैपिटल M, मतलब टोटल मास। ठीक है, तो होप कि आपको ये फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है। जैसे कि आप कैसे निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, कैसे निकालेंगे। देखिए MI RI करना, मतलब टोटल MI RI क्या होता है भाई, MI मास ऑफ ith पार्टिकल इंटू RI, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल और I इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी हो सकता है। ठीक है, 1 to इन्फिनिटी ऑल्सो हो सकता है। तो यहाँ पे सभी लोगों का मास इंटू पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय सभी पार्टिकल का मास कर दे तो आप पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा। ठीक है, ये कुछ क्या है इसको आप छोड़ दीजिए, मैंने जो बोला दो फॉर्मूला ही याद रखिए। देखिए मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बोला है, तो यहाँ पे हम देखते हैं अभी सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी हम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए VCM, तो VCM क्या होगा, DRCM डिवाइडेड बाय DT, जैसे कि ये लिखा है यहाँ पे DRCM डिवाइडेड बाय DT। तो हम डेरिवेटिव करेंगे RCM को। RCM क्या है, 1/m, 1 डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू समेशन ऑफ MI RI ith पार्टिकल का मास इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल। तो उसको अगर डेरिवेटिव करेंगे तो हम VCM मिल जाएगा। देखिए डेरिवेटिव करते हैं, 1/m को बाहर निकल आया, समेशन ऑफ MI को भी बाहर निकल आया, लेकिन पोजीशन वेक्टर को DRI बाय DT कर दिया। DRI डिवाइड बाय DT क्या है, ये VI है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ये टोटल हो गया हमारा 1/m इंटू समेशन ऑफ MI इंटू VI। तो VCM क्या है, सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। तो आप ये फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। चलिए फिर हम जाते हैं एक्सीलरेशन। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या होगा, वैसे ही जैसे हम वेलोसिटी निकाले थे dr/dt के थे वेलोसिटी पे, हम यहाँ पे एक्सीलरेशन पे करेंगे dVCM डिवाइडेड बाय dt, जैसे कि ये फार्मूला हो गया। हम VCM का हम निकालेंगे, जो फार्मूला था VCM कितना था, समेशन ऑफ MI VI था 1/m होके 1/, यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक क्या है, 1/m को नहीं लिखा है,
यहाँ पे लिखा है 1/m, 1/m समेशन ऑफ एम आई को बाहर आगे ले आया, और डी वी आई बाई डी टी। तो डी वी आई बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये एक्सेलेरेशन होता है। तो ए सी एम का फॉर्मूला ये हो गया, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप इसको मतलब छोड़ दीजिए, एफ आई ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिया है के पी बुक में, ये मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ ये के पी बुक से है, बहुत ही सिंपल और नोट इसको अब अगर आप पढ़ लिए, आपका क्वेश्चन इसी से ही आएगा। उड़ीसा में जितने भी मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, आपका क्वेश्चन यहीं से ही आता है, ठीक है। तो देखिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम है यहाँ पे। We know that for a system of particle, the overall motion of the system can be described in relation between linear acceleration and angular acceleration। देखिए एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी जनरली क्या बोलते हैं हम, इसको टांजेंशियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ आपको मतलब परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। भी इक्वल आर ओमेगा आपको पता है, आर क्रॉस ओमेगा होता है, ठीक है। एंगुलर ये है एंगुलर वेलोसिटी, ये है पोजीशन वेक्टर, ओके, ठीक है। देखिए रोटेशन क्वांटिटी एज ए वेक्टर, रोटेशनल क्वांटिटी एज ए इनफाइनेटेसिमल एंगुलर वेरिएबल सच एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क एक्सेट्रा आर वेक्टर एज दे ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। द एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो ड्रॉन अलोंग द एक्सिस ऑफ a rotation such that its direction is given by right hand thumb rule। So if we call our finger of right hand around the axis of the rotation in the direction of the body, then the thumb will point in the direction of angular velocity vector। तो इस पे क्या बोला है, अगर देखिए अगर हम हमारे थंब को क्या करेंगे, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन की तरफ मतलब रिप्रेजेंट करेंगे हमारे थंब को, तो हमारे जो अगर हम हमारे 4 अंगूठे को रोटेशन की दिशा पे हम मोड़ेंगे, तो हमारा थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, ओके। देन थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, एंगुलर वेलोसिटी जैसे ओमेगा। चार अंगूठे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अगर 4 अंगूठे एक्सिस की रोटेशन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो थंब हमारा एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इतना ही है रोटेशनल क्वांटिटी एज ए वेक्टर पे, ठीक है। फिर चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे देखिए आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल व्हिच इज रोटेशनल मोशन इन प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज दैट ऑफ मास इन linear motion। It is also called rotational inertia and is inability of a body to change its state of rest or uniform rotational motion unless an external torque is applied। ओके, तो इसका अर्थ क्या है, देखिए ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा यहाँ पे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इनएबिलिटी अर्थात उसकी कैपेबिलिटी से बाहर होना, ठीक है। इनएबिलिटी है इसका एक कांस्टेंट मोशन का, एक रोटेशनल मोशन का और एक रेस्ट का भी हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट का इनएबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ इट्स स्टेट, मतलब इसका स्टेट, इसका यूनिफॉर्म मोशन, इसका यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन को चेंज करने वाला इनकैपेबिलिटी को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इनएबिलिटी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप इसको याद कर लेना, इसको नोट्स में लिख देना, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे देखिए, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट having a large value of moment of inertia, then it is difficult to put the body in rotational motion. Similarly, if the moment of inertia of a body is large, then it is more difficult to stop its rotational motion. The moment of inertia is calculated about same axis of rotation, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे दिया, इसमें क्या बोला, अगर एक वस्तु रेस्ट पे है, लार्ज वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो उस मतलब वो वस्तु को डिफिकल्ट होगा रोटेशनल मोशन कराने पर। अगर ये वस्तु रेस्ट पे है और उसका मोमेंट, जैसे कि हो गया आप लोहे का बॉक्स हो गया,
लोहे का बॉक्स रेस्ट पे है, अगर हम उसको मोशन पे लाएंगे तो हमको बहुत ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे आप पता लगा सकते हैं। जैसे कि लोहे का बॉक्स का वस्तुत्व बहुत ज़्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, तो उसको हम मोशन पे लाने पे बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बहुत बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो मोशन पे आ सकता है। तो चलिए हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है आई इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। जैसे कि सेंटर ऑफ मास किया वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर है तो होता है। आर स्क्वायर डी एम भी होता है। आर स्क्वायर डी एम किस पे होता है? कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ओके, जब मास सभी जगह पे इक्वल होगा तो हम इस फॉर्मूले को पुट करेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम। ओके, फिर देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन आ गया। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है? देखिए इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम, देखिए इसका अर्थ क्या है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस एट व्हिच इट्स if whole mass is assumed to be concentrated, its motion of inertia about the given axis would be same as that of actual distribution of mass। तो क्या बोला? देखिए ये एक्सिस का डिस्टेंस है। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है? एक्सिस का डिस्टेंस है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये के रिप्रेजेंटेड बाय के, ठीक है। एक्सिस का डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है? सेंटर ऑफ मास और एक्सिस के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। आप सिंपल लिखना, रेडियस ऑफ जायरेशन इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास पॉइंट एंड द रोटेशनल एक्सिस ऑफ द सिस्टम। सिंपल, खत्म हो गया, ठीक है। फिर देखिए इसका फॉर्मूला है आई इक्वल एम के स्क्वायर। आई इक्वल एम आर स्क्वायर होता है। रेडियस ऑफ आर भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर इक्वल आर रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे के स्क्वायर इक्वल 1/m आई बाई एम, सॉरी, सो के इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई बाई एम। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास ऑफ द बॉडी। देखिए थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे हम कौन कौन सा थ्योरम पढ़ते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखिए पहले हम चलिए डिस्कस करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का अर्थ क्या है? देखिए it states that the moment of inertia of a plane lamina about a axis perpendicular to the plane of lamina is equal to the sum of component of inertia of lamina about two axes perpendicular to each other in its own plane and intersecting each other at the point where the perpendicular axis passes through it। तो देखिए इसका अर्थ है, देखिए जैसे कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ओके। ओके देखिए एक एक्सिस है, ठीक है। एक एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये एक एक्सिस है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसका अगर इस एक्सिस का हम परपेंडिकुलर निकाले तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा। तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? आई इक्वल टू आई एक्स। ये सपोज हमारा हो गया वाई कंपोनेंट हो गया, ये हो गया एक्स कंपोनेंट हो गया। तो यहाँ पे अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो दोनों एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसको सम करने पर क्या मिलेगा हमको? वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? और कुछ नहीं है। देखिए क्या बोला है, इट स्टेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लामिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लामिना इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लामिना अबाउट टू एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन इट्स टू ओन प्लेन, ठीक है। इसका अर्थ यही है। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रूफ, देखिए प्रूफ कैसे करते हैं। लेट अस कंसीडर प्लेन लामिना एक प्लेन लामिना हम कंसेप्ट मतलब एक कंसीडर करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ओजेड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लामिना इज टू बी फाउंड आउट। ओके, ओ जेड देखिए ये है और यहाँ पे हम ये ओ जेड हो गया प्लेन लामिना, ओके। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड किया तो क्या निकला? एम आर स्क्वायर निकला। सपोज पी पार्टिकल ऑफ मास एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ओ जेड, ओके। ये ओ जेड है और इससे आर डिस्टेंस पे क्या है? एक पॉइंट है, यहाँ पे आप पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉरी पॉइंट यहाँ पे है P। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ P अलोंग ओजेड एक्सिस कितना होगा? एम आर स्क्वायर होगा,
कितना होगा, mr² होगा। लेकिन OZ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम नहीं पता लगा सकते, क्योंकि नहीं पता लग सकते क्यों। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, इस मतलब ये जो प्रूफ है थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। आपको इंट्रोडक्शन अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इस जो KP बुक है इसमें थोड़ा सा टर्म जो भाषा लैंग्वेज है थोड़ा सा ऑड लेवल का लैंग्वेज है, ठीक है। तो मैं आपको आसान भाषा में इसको समझा दूंगा नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।